Hello students, welcome to economic class 11-12. This is video number 1 and students, in this video from today onward we are going to start the Indian economic development for class 12th. This is the second book of economics and students, this is chapter number 1. Topic is Indian economy on the eve of independence. So students, in this chapter we are going to discuss about the economic condition of India at the time of independence. As we know that India got independent on 1947. So what was the economic condition during that period? So we are going to discuss about all the points one by one. So children, whenever we discuss or whenever we say about the Indian economy on the Indian economy, so Indian economy means the condition of agricultural, the condition of industry, the condition of foreign trade and the condition of demographic profile. So we will discuss all about that topic one by one. So actually children, in this chapter we are going to discuss about the condition of Indian economy. हमारे इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन 1947 में जब हम ब्रिटिश ने हमारी कंट्री को हमें हैंड ओवर किया और वो चले गए, उस वक्त हमारी कंडीशन कैसी थी। तो सबसे पहले चलें हम इसमें बात करने वाले हैं फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हम इस पॉइंट में, इस टॉपिक में ये देखेंगे कि हमारी इंडियन इकोनॉमी के फीचर क्या क्या थे उस वक्त। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको 10 पॉइंट में लिख रखा है और हम सभी पॉइंट को अलग अलग सेपरेटली आपसे कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, जो फर्स्ट पॉइंट है ऑन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज इट वाज स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट का मतलब चिल्ड्रन जिसमें ग्रोथ बहुत ही स्लो है या बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल ग्रोथ हो ही नहीं रही है, ऐसी इकोनॉमी को हम कहते हैं स्टैग्नेंट इकोनॉमी। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो इंडियन इकोनॉमी थी वो कैसी थी? स्टैग्नेंट थी, यानी उसमें ग्रोथ जो था बहुत कम था। तो जब ग्रोथ की हम बात करते हैं चिल्ड्रन, तो हम ग्रोथ की बात करते हैं पर कैपिटा इनकम की बात, पर कैपिटा इनकम का जो ग्रोथ है, इंक्रीजिंग रेट था वो कैसा था, और जीडीपी का जो हमारा ग्रोथ रेट था वो कैसा था, हम इन दोनों की बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि लिटिल ऑल नो ग्रोथ इन द इनकम, जो लोगों की इनकम थी, इनकम का मतलब चिल्ड्रन यहाँ पर है पर कैपिटा इनकम से। तो जो पर कैपिटा इनकम का जो ग्रोथ था वो तो या तो बहुत कम था या बिल्कुल न के बराबर था, यानी जीरो। आप समझ सकते हो, आप देख भी सकते हैं, आगे लिखा है मैंने 1860 से 1945 तक जो इंक्रीजिंग रेट इन पर कैपिटा इनकम था वो 0.5% पर एनम था, यानी एक फिनेंशियल ईयर में 0.5% की ग्रोथ हो रही थी, जो 1 से भी कम थी, बहुत कम थी चिल्ड्रन। नेक्स्ट है 1925 टू 1950 ग्रोथ रेट। जो ग्रोथ रेट है चिल्ड्रन किसमें? पर कैपिटा इनकम में, वो कितना था? ग्रोथ रेट चिल्ड्रन, यहाँ पर पूरा ग्रोथ रेट की हम बात करें, यहाँ पर हम जीडीपी की बात कर रहे हैं। तो जो हमारी जीडीपी का जो ग्रोथ रेट था वो था चिल्ड्रन 0.1% पर एनम। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, दैट वाज स्टैग्नेंट इकोनॉमी। सेकेंड जो पॉइंट है चिल्ड्रन वो है बैकवर्ड इकोनॉमी। तो चिल्ड्रन अगर कोई इकोनॉमी स्टैग्नेंट है तो बैकवर्ड तो उसको होना ही है। ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से कोरिलेटेड है। और बैकवर्ड क्यों थी? क्योंकि चिल्ड्रन आप देखते पर कैपिटा इनकम वाज वेरी लो। जो पर कैपिटा इनकम थी वो क्या थी? ओनली ₹230। नेक्स्ट जो इसमें हम पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो है बल्क ऑफ द पॉपुलेशन वाज वेरी पुअर। अब चिल्ड्रन यहाँ पर देख सकते हो कि पर कैपिटा इनकम ऑलरेडी बहुत कम था, ग्रोथ रेट भी बहुत कम था, ठीक है ना। तो इंडियन इकोनॉमी को बैकवर्ड तो होना ही था। और पर कैपिटा जो इनकम थी वो बहुत कम थी, वो थी ओनली ₹230। तो इसका जो रिजल्ट था, जो अल्टीमेट रिजल्ट था वो क्या था कि बल्क ऑफ द पॉपुलेशन वाज वेरी पुअर। जो हमारी मास पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा पुअर थी, जिनके पास बेसिक जो रिक्वायरमेंट है उनको भी फुलफिल करने के फैसिलिटीज़ नहीं थी। थर्ड जो पॉइंट चिल्ड्रन वो है एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस। तो चिल्ड्रन एज यू नो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस या 1947 से पहले जो इंडियन इकोनॉमी थी वो अग्रेरियन इकोनॉमी थी, ठीक है ना, कि हमारी जो इकोनॉमी थी वो बेस्ड थी किस पर? एग्रीकल्चरल बेस्ड थी। तो जो एग्रीकल्चरल था, जब हमारी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर कर रही है, ठीक है ना, तो ये होना चाहिए कि हमारी जो एग्रीकल्चरल और डेवलप्ड होना चाहिए, उसकी कंडीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर वाज बैकवर्ड। 72%, मोर देन 72% पॉपुलेशन वाज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। हमारी जो पॉपुलेशन थी उसका 72% जो लोग थे
वो एग्रीकल्चर में इंगेज थे। लेकिन अब होना ये चाहिए कि अगर हमारी 72% पॉपुलेशन एग्रीकल्चरल में इंगेज है चिल्ड्रन, तो उसका कंट्रीब्यूशन भी जीडीपी में 72% या से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था चिल्ड्रन। कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी वाज ओनली 50%। ठीक है, अब देखिए 50% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चरल में इंगेज थी, बट जो कंट्रीब्यूशन था टू जीडीपी इट वाज ओनली 50%, जो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट था या बहुत ही ख़राब कह सकते हैं हम। जो प्रोडक्शन था चिल्ड्रन, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी दोनों ही बहुत कम थे पर हेक्टर। यहाँ पर चिल्ड्रन जो दो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी, इन दोनों का मतलब मैं आपको बता देंगे। प्रोडक्शन का मतलब चिल्ड्रन है टोटल प्रोडक्शन। अगर आपके पास 1 हेक्टेयर लैंड है तो उसमें टोटल कितना, या 1 से ज़्यादा 1 हेक्टेयर ज़्यादा लैंड है तो उसमें कितना टोटल प्रोडक्शन आप करते हैं। और प्रोडक्टिविटी का मतलब चिल्ड्रन है पर हेक्टेयर प्रोडक्शन। ठीक है ना, कि 1 हेक्टेयर में वहाँ उस वक्त हमारी जो एवरेज प्रोडक्शन था या प्रोडक्टिविटी थी वो कितनी थी। तो ये तो हो गया टोटल, और ये होती है पर हेक्टेयर ऑफ प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन। 1 हेक्टेयर में हम कितना प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों ही बहुत कम था चिल्ड्रन। टोटल प्रोडक्शन तो बहुत कम तो था ही, और उसका रीज़न ये था कि पर हेक्टेयर जो प्रोडक्टिविटी थी बहुत कम थी। और उसका रीज़न भी चिल्ड्रन हम जानते हैं कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस या उससे पहले के कंडीशन में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो मोटिव था, जो ऑब्जेक्टिव था, वो था कि वो हमारी इकोनॉमी को वो एक्सप्लॉइट करेंगे, यहाँ से वो रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसको एक्सपोर्ट करेंगे अपनी ब्रिटेन में, और वहाँ से हमें वो फिनिश्ड गुड लाकर देंगे। तो उन्होंने हमारे एग्रीकल्चरल को इंक्रीज करने के लिए या हमारी एग्रीकल्चरल की जो कंडीशन थी उसको बेटर बनाने के लिए उन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया। ठीक है, डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ये जो नेक्स्ट पॉइंट है चिल्ड्रन, डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग का चिल्ड्रन यहाँ पर मतलब है, अच्छा डोमिनेंस का मतलब बहुत ज़्यादा हावी होना, और सब्सिस्टेंस का मतलब है चिल्ड्रन कि जो हमारे फार्मर थे वो एग्रीकल्चर करते थे अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए, अपनी जो उनकी रिक्वायरमेंट थी उसके लिए वो खेती करते थे। वो इसलिए खेती नहीं करते थे ये सोचकर, या एग्रीकल्चर नहीं करते थे कि उन्हें वो जो उसका प्रोडक्शन है उन्हें मार्केट में सेल करना है और उससे कुछ अर्निंग करनी, तो वो उतना ही अपने खेतों में ग्रो करते थे जितना कि उनके लिए रिक्वायरमेंट होता था। तो यहाँ पर चिल्ड्रन यही है सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब। नेक्स्ट जो पॉइंट है जिस पर हम डिस्कस करने वाले चिल्ड्रन वो है इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। तो चिल्ड्रन आप देख सकते हो कि जब मास ऑफ द पॉपुलेशन वाज बिजी इन एग्रीकल्चर, है ना, तो अब उसमें से जो भी बचे 18% लोग या 28% वो उनको इंडस्ट्री में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। रीज़न था उसका लैक ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज। हमारी कंट्री में जो है बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज़ की बड़ी शॉर्टेज थी। ठीक है ना, क्योंकि आप देख रहे हो कि मास द पॉपुलेशन जो था वो एग्रीकल्चर में था, इंडस्ट्री में तो कोई था ही नहीं। तो जब इंडस्ट्री में कोई था ही नहीं, इंडस्ट्री के बारे में किसी ने ज़्यादा सोचा भी नहीं, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ किया भी नहीं कि यहाँ पर इंडस्ट्री डेवलप हो। वो चाहते ही थे कि यहाँ के जो पीपल हैं वो एग्रीकल्चर करें, एग्रीकल्चर में जो रॉ मटेरियल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा उसको हम एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे, फिनिश गुड प्रोड्यूस करके देंगे। तो उन्होंने हमारी कंट्री में कोई भी इंडस्ट्री नहीं लगाई, उन्होंने यहाँ पर कोई भी बेसिक इंडस्ट्री के बारे में सोचा ही नहीं। ठीक है ना, तो इसलिए भी हमारी इंडस्ट्री तो बैकवर्ड थी। दूसरा था स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज वर रूइंड। इसके बारे में चिल्ड्रन और आगे बात करने वाले हैं, यहाँ पर मैं बस आपको इतना ही बता देता हूँ कि 1947 से पहले चिल्ड्रन जो हमारी कंट्री की जो इंडस्ट्री थी वो थी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ठीक है ना, हाथों से काम होते थे, धीरे धीरे काम करते थे, बहुत अच्छे से काम करते थे। मशीनों का यूज वो बहुत कम करते थे, या जो वो मशीनें यूज़ करते थे चिल्ड्रन वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती थी, बहुत सिंपल मशीन हुआ करती थी। ठीक है, तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि हमारी कंट्री से रॉ मटेरियल ले गए, रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया, उसे फिनिश्ड गुड बनाए, और फिनिश्ड गुड को फिर हमारी कंट्री में वापस इंपोर्ट कर दिया। तो उससे उनके जो प्रोडक्शन होते थे, उनके जो मशीन मेड प्रोडक्ट थे वो चीप होते थे, और हमारे जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट थे वो महंगे होते थे। तो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट की चिल्ड्रन मार्केट में डिमांड धीरे धीरे कम होने लगी, और जो फिनिश्ड गुड हुए थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी कंट्री में इंपोर्ट करके लाए थे अपनी कंट्री से बनाकर, उनकी डिमांड बढ़ने लगी। तो जब उनकी गुड्स की डिमांड बढ़ने लगी और हमारे जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट थे, जो जिन्हें हम कॉटेज इंडस्ट्री के प्रोडक्ट कहते हैं, उनकी डिमांड कम होने लगी,
तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो कॉटेज इंडस्ट्री था वो धीरे धीरे क्या हो गया, रूइंड हो गया, वो बर्बाद हो गया, वो ख़त्म हो गया। अब हम किस पर डिपेंडेंट हो गए, ऑन इम्पोर्ट्स फॉर बल्क। अब हम, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री जो थी पहले तो हैवी इंडस्ट्री थी ही नहीं, लेकिन जो भी थी वो भी अब रूइंड हो चुकी थी। अब हम पूरी तरीके से इंपोर्ट पर डिपेंडेंट हो गए थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी कि बल्क में अपनी कंट्री के फिनिश्ड गुड हमारी कंट्री में लाकर डंप कर देते थे, इंपोर्ट करते थे, और हम डिपेंडेंट भी हो गए चिल्ड्रन, क्योंकि हमारे यहाँ अब हम सिर्फ एग्रीकल्चर कर रहे थे, यानी कि हम अपने खेतों में रॉ मटेरियल ग्रो कर रहे थे। किन के लिए? ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, जैसे कि इंडिगो हो गया, सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें हम बना रहे थे और इनको वो रॉ मटेरियल की तरह यूज करते थे। नेक्स्ट पॉइंट चिल्ड्रन जो है जिस पर हम आपसे बात करने वाले हैं वो रैम्पेंट पॉवर्टी। रैम्पेंट पॉवर्टी का मतलब चिल्ड्रन एनीथिंग विच इज़ अनकंट्रोलेबल। मास बहुत ज़्यादा है लेकिन वो कोई कंट्रोल नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते कंट्रोल किस पर नहीं था, पॉवर्टी पर नहीं था, रैम्पेंट पॉवर्टी थी, पॉवर्टी अनकंट्रोलेबल हो गई, बल्क ऑफ द पॉपुलेशन वाज पुअर। अब ये चिल्ड्रन जो है इसको आप चिल्ड्रन इस पॉइंट से आप कोरिलेट कर सकते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी तो स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, आप देख सकते हैं पर कैपिटा इनकम और जीडीपी जो थी उसका ग्रोथ रेट। फिर दूसरा बैकवर्ड इकोनॉमी थी, एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस भी है और इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस भी है। तो जब हम हर चीज़ में हम बैकवर्ड हैं, पीछे जा रहे हैं, तो होगा क्या कि लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट की शॉर्टेज होगी। एग्रीकल्चर के अलावा लोगों के पास कोई और जो है चिल्ड्रन ऑप्शन ही नहीं था कि अगर कोई चाहता है कि हम एग्रीकल्चर में, जब मान लो कि मैं एक फार्मर हूँ, मैं एग्रीकल्चर करता हूँ लेकिन मुझे उसमें कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा है, उससे हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल नहीं हो रही है, तो हम एग्रीकल्चर को छोड़कर कोई और जॉब करना चाहते हैं, हम कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं या फिर हम कोई और काम करना चाहते हैं। लेकिन हम यहाँ पर क्या था चिल्ड्रन कि बिकॉज ऑफ स्टैग्नेंट इकोनॉमी, बैकवर्ड इकोनॉमी एंड इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, तो एग्रीकल्चर के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था चिल्ड्रन। तो रीजन क्या हो गया, बल्क ऑफ द पॉपुलेशन वाज पुअर। जो हमारी मेजर जो पॉपुलेशन थी चिल्ड्रन वो पुअर थी, या हम कह सकते बिलो पॉवर्टी लाइन भी थी। लैक ऑफ बेसिक नीड्स, अब पुअर जो हैं तो क्या क्या होगा, देखिए लैक ऑफ बेसिक नीड्स लाइक फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग नॉट मेट। जो हमारे यहाँ के जो पॉपुलेशन थी उनकी जो बल्क ऑफ द पॉपुलेशन की जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो भी उनको नहीं मिल पा रही थी। फूड नहीं मिल पा रहा था, शेल्टर यानी घर नहीं मिल पा रहा था, क्लॉथ की बड़ी शॉर्टेज थी। अनएम्प्लॉयमेंट, मेजर अनएम्प्लॉयमेंट चले, मासेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हमने आपको बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है इन सब का रीजन है, और अनएम्प्लॉयमेंट का एक रीजन और ये है इलिटरेसी, कि हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा इलिटरेसी थी, अनएम्प्लॉयमेंट था। तो आई होप कि ये समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में चले आते हैं, वो था लिमिटेड अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन को चिल्ड्रन हम हिंदी में अगर कहें तो हम उसे कहते हैं शहरीकरण, यानी शहर में रहने वाले लोग। तो लिमिटेड यानी लिमिटेड जो पॉपुलेशन थी वो केवल अर्बनाइज थी, यानी शहर में रहती थी। देख सकते हैं कि बल्क ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग इन विलेज, जो हमारी बल्क पॉपुलेशन थी चिल्ड्रन वो विलेज में रहती थी। और विलेज में रहने का चिल्ड्रन एक रीज़न ये भी था कि हम उस वक्त एग्रीकल्चर करते थे, हमारी जो इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चरल डोमिनेंट थी। तो एग्रीकल्चर करने के लिए चिल्ड्रन हम शहर में तो रहेंगे नहीं, हम कहाँ रहेंगे, विलेज में रहेंगे, हम गांव में रहेंगे। तो बहुत ही लिमिटेड जो पॉपुलेशन थी वो शहर में रहती थी। बल्क ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग इन विलेज। इन 1948 यू कैन से आई हैव रिटन दैट इन 1948 ओनली 14% ऑफ द पॉपुलेशन वाज अर्बन एंड 86% पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस, यानी 14% जो है टोटल पॉपुलेशन का 14% लोग अर्बन यानी शहर में रहते थे। ये 1948 का डेटा चिल्ड्रन, एंड 86% वो विलेज में रहती थी। आई होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चिल्ड्रन, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी आउटसाइड द एग्रीकल्चर। मैंने अभी आपको बताया इस पॉइंट में रैम्पेंट पॉवर्टी का रीजन ये भी था चिल्ड्रन कि लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी आउटसाइड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अलावा लोगों के पास और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी और कोई ऑप्शन नहीं था कि वो कोई और काम करके अपनी बेसिक जो है नीड को फुलफिल कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट चिल्ड्रन, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात करते हैं चिल्ड्रन हमारे मन में आता है रोड है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, एनर्जी है, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी है, स्कूल्स हैं। इन सब की चिल्ड्रन हमारे कंट्री में बहुत ही शॉर्टेज थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे कंट्री में रेलवे को तो इंट्रोड्यूस किया, लेकिन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो रेलवे की जो रीच थी वो केवल ओनली 53,596 किलोमीटर जो रेलवे की लेंथ थी वो इतनी थी। जबकि आज आप जानते हैं कि हमारी जो इंडियन रेलवे है वो शायद 3rd लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड, या 2nd या 3rd ऐसे ही कुछ है, क्लियर तो देख लेना बुक में क्या है।
तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज जब हमारी कंट्री में देख सकते हैं, कम्युनिकेशन की बड़ी शॉर्टेज थी, ट्रांसपोर्टिंग, हमें गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह को पहुंचाना है, पीपल को एक जगह से दूसरी जगह को जाना है, तो इसकी बड़ी शॉर्टेज थी। पावर और एनर्जी, इसका मतलब चिल्ड्रन इलेक्ट्रिसिटी तो थी, लेकिन बहुत उसकी जो रीच थी बहुत कम थी। स्कूल के बड़े कम मतलब शॉर्टेज था, हॉस्पिटल थे ही नहीं, ठीक है ना। रेलवे लेंथ के बारे में मैंने बता दिया कि तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत ही पुअर था या ख़राब था। तो चलिए, जब किसी कंट्री की, ये आप देख सकते हैं, ये बेसिक नीड है किसी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए, ट्रांसपोर्ट है, पावर है, कम्युनिकेशन है, ठीक है, इनकी बहुत ज़्यादा नीड होती है। बिना इसके कोई भी इकोनॉमी चेन डेवलप नहीं कर सकती है। तो जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर में ही पुअर हैं तो ऑब्वियसली है कि हमारी जो इकोनॉमी होगी वो पुअर होगी, वो स्टेगनेंट होगी, वो बैकवर्ड होगी, ठीक है, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, ये सब कुछ होगा। नेक्स्ट चिल्ड्रन हम आ जाते हैं हैप्पी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट। हम पहले भी बात कर चुके हैं चिल्ड्रन, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री थी चिल्ड्रन वो बैकवर्ड थी, यानी हम केवल एग्रीकल्चरल डोमिनेंस थे, यानी खेतों में जो प्रोड्यूस होता था ऐसे चीज़ों को प्रोडक्शन कर पा रहे थे। लेकिन हम टेक्निकली या और भी जो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी हमें ज़रूरत थी, जो मशीनों से बनते हैं, उनकी हमारे पास बहुत शॉर्टेज थी। तो हम डिपेंडेंस हो गए थे इम्पोर्ट्स पर, ठीक है ना। हम इम्पोर्ट पर डिपेंडेंट, जैसे कि मशीनरी हो गई, है ना, मेडिसिन हो गए, डिफेंस इक्विपमेंट हो गए। मेडिसिन आप देखते हो जो बेसिक लाइफ सेविंग मेडिसिन होती है, इनके लिए हम इम्पोर्ट पर डिपेंडेंट थे। मशीनरी का प्रोडक्शन चिल्ड्रन हमारे कंट्री में था ही नहीं, ठीक है ना। डिफेंस इक्विपमेंट, यानी जो हमारी आर्मी है, जो हमारी पुलिस है, उनको जो राइफल है, बंदूक है, गोले बारूद हैं, इन सब के लिए भी हमें फॉरेन कंट्री पर डिपेंड था, यानी ब्रिटिश पर डिपेंड थे और हमें इंपोर्ट करना पड़ता था। लैक ऑफ कंज्यूमर गुड की चिल्ड्रन बड़ी शॉर्टेज थी, जैसे कि स्विंग मशीन हो गई, केरोसिन ऑयल हो गया, ये सब कुछ हमें इंपोर्ट करना पड़ता था। हमारे यहाँ किसी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं होता था। नेक्स्ट पॉइंट चिल्ड्रन, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी चिल्ड्रन वो इकोनॉमी होती है जिसे हम कहते हैं, फ्यूडल का मतलब सामंतवादी, जैसे कि मैंने इस चैप्टर में आगे आपको मैं बताऊंगा, थोड़ा सा उसका मैं ओवरव्यू आपको बता देता हूँ कि चिल्ड्रन फ्यूडल इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जैसे कि मेरा एक लैंड है और उसमें कोई लेबर काम करता है, ठीक है ना, कोई दूसरा काम कर रहा है, तो ये क्या हो गया, फ्यूडल इकोनॉमी। तो हमारी जो इकोनॉमी थी ना तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी, ना वो फुली फ्यूडल इकोनॉमी थी, तो सेमी फ्यूडल थी, कुछ सेमी फ्यूडल थी और कुछ कैपिटलिस्ट थी। तो देख सकते हैं, नॉट फुली फ्यूडल, नॉट फुली कैपिटलिस्ट, दोनों फुल नहीं था। फ्यूडलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो हमारा प्रोडक्शन था फ्यूडलिस्टिक था। फ्यूडलिस्टिक का मतलब क्या है कि खेत हमारा है लेकिन उसमें कोई प्रोडक्शन और कर रहा है, और इसीलिए चिल्ड्रन हमारी बैकवर्डनेस थी, क्योंकि अब अगर हमारा अपना खेत है, मैं उसमें खेती करूँगा तो मैं अपने खेत में अब प्रोडक्शन को ग्रो करने के लिए स्टेप लूँगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था, तो यहाँ पर तो फ्यूडल इकोनॉमी थी जिसकी वजह से कि कोई और खेती कर रहा है तो मैं, वो खेती कर रहा है, मैं उसका केवल प्रोडक्शन को शेयर करूँगा, उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है मैं उसको शेयर नहीं करूँगा। तो इसलिए चिल्ड्रन जो खेती करने वाला होता था उसके पास कुछ बचता ही नहीं था, कि उसके पास कुछ सरप्लस नहीं आता था कि वो उस खेत को डेवलपमेंट के लिए कोई स्टेप ले सके या उसमें कुछ कर सके। नेक्स्ट पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट है चिल्ड्रन इस वीडियो का, वो है कॉलोनियल इकोनॉमी। तो चिल्ड्रन इसमें तो बहुत सिंपल सी बात है समझने की, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे इंडिया को एक कॉलोनी बना रखा था, जो अपने सेल्फ मोटिव के लिए एक्सप्लॉइट कर रहे थे, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कॉलोनियल इकोनॉमी, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी को वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे। एक्सप्लॉइट करने का मतलब ये है चिल्ड्रन कि यहाँ से रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करते थे, ले जाते थे, फिनिश्ड गुड बना देते थे और फिर हम वापस हमारी कंट्री में उस गुड को डंप कर देते थे। तो चिल्ड्रन का दोनों मोटिव पूरा हो रहा है, एक तो उनको सस्ता रॉ मटेरियल मिल रहा था, ठीक है ना, और दूसरा क्या था कि इंडिया में उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा मार्केट है, उनका जो उनकी इंडस्ट्री में जो गुड्स बन रहे हैं उनके लिए हमारी कंट्री में बहुत बड़ा मार्केट है। तो एक तरफ तो वो हमारी कंट्री से चीप और रॉ मटेरियल को ले जा रहे थे और वापस हमें फिनिश्ड गुड बना के भेजे, जिसके लिए उनके यहाँ जो उनको लगा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी बाय हैवी टैक्सेस डिप्लीटिंग रॉ मटेरियल। तो इंडियन इकोनॉमी को चिल्ड्रन उन्होंने एक्सप्लॉइट किया, हमारी इंडस्ट्री को इन्होंने रुइन किया। कैसे किया कि जब हम डोमेस्टिक जो हमारी इंडस्ट्री थी, कॉटेज इंडस्ट्री थी, उसका जो प्रोडक्शन होता था, जब हम उसको प्रोड्यूस करते थे
तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस पर हैवी टैक्स लगा दिए। हैवी टैक्स लगा देने की वजह से क्या हो गया कि उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, उसकी प्राइस मार्केट में ज़्यादा हो गई। तो अब जब हम उसको मार्केट में सेल करने जाएंगे चिल्ड्रन, तो वो हाई प्राइस पे मैं बेचूंगा क्योंकि मुझे प्रॉफिट चाहिए। दूसरी तरफ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो मशीन मेड प्रोडक्ट को इंपोर्ट करके हमारी कंट्री में ले आती थी, उसकी प्राइस कम होती थी, उसकी क्वालिटी भी चिल्ड्रन हमारे जो हैंडीकैप्ड प्रोडक्ट थे, कॉटेज इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट थे उससे अच्छे हुआ करते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ चिल्ड्रन की हमारी जो कॉटेज इंडस्ट्री की जो प्रोड्यूस थे उनकी डिमांड कम होने लगी बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग प्राइस एंड बिकॉज ऑफ क्वालिटी ऑल्सो कह सकते हैं हम। और जो फिनिश्ड प्रोडक्ट थे, जो मशीन मेड प्रोडक्ट थे जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी कंट्री में इंपोर्ट करके लाए थे, उनकी डिमांड धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो इससे क्या हो गया, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट किया उन्होंने बाई हाईवे टैक्सेस, डिप्लीटिंग रॉ मटेरियल को वो यहाँ से ले गए। तो हमारा रॉ मटेरियल लगातार कम होता गया और हमारी इकोनॉमी को भी उन्होंने बर्बाद करके रख दिया। तो चिल्ड्रन दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं। इस चैप्टर को भी एक ख़त्म नहीं हुआ, इसका ये फर्स्ट वीडियो था, इसकी 2 या 3 वीडियो और बनेंगे। तो चिल्ड्रन आई होप कि आपको जो पॉइंट मैंने बताया फर्स्ट चैप्टर का आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा, टॉपिक समझ में आए, तो इसको सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और आप चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। सो चिल्ड्रन दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट video. Till then, take care. God bless you all and thank you for watching the video.